नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12वीं हिंदी का गैस क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी इस बार 12वीं का एग्जाम देंगे 2025 में फाइनल बोर्ड परीक्षा से, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें 10 हिंदी का ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि जो है पूरा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय दो नंबर वाला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर। तो उत्तर इसका लिखना है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। कोई भी किसी से अपने सुख दुख को जाहिर नहीं करता। कोई भी अपनी समस्याएं किसी को नहीं सुना पाता। वह शक्ति एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया है। कह रहा है क्वेश्चन, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। और देखिए, अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग चुपचाप रहते, ना किसी से बात करते, ना किसी से कुछ बोलते। ठीक है, तो कोई भी अपनी समस्या किसी को नहीं सुना पाता ना, तो वाक शक्ति एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया है, भगवान ने हम लोगों को दिया है। ठीक है, चलिए, काफ़ी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है और काफ़ी इजी इजी प्रश्न ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से हमारे बातों को सुनिए और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आपके एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सब गेस्ट किया गया क्वेश्चन है प्यारा साथियों। बोले ना कि क्लास 12वीं का लगातार हम सभी सब्जेक्ट का जो है तैयारी करा रहे हैं, गेस्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो है लगातार सभी सब्जेक्ट का पूरा बढ़िया तरीके से अपना तैयारी बिल्कुल फ्री में कीजिए। ठीक है, चलिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेंसी क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेंसी क्या है, तो उत्तर देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेंसी बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह बात करने की एक ऐसी कला है ना जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेंसी क्या है, कन्वर्सेंसी क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेंसी बात करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं, जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। समझिए, जिन्हें सुनकर कानों को क्या होता है, अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। याद रखिए, इसका क्या नाम है, सुहृदय गोष्ठी। ठीक है, इसमें लोग सोच समझ कर, सूझबूझ कर बातचीत करते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेंसी मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने उत्तम कला है, जिनके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। ठीक है, तो समझ गए आर्ट ऑफ कन्वर्सेंसी क्या है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। देखिए प्यारा साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। ठीक है, ये क्वेश्चन लहना सिंह का जो है हमें लगता है कि आपके एग्जाम में जो है कई बार नहीं लेकिन पूछा गया है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। ठीक है, तो देखिए जो बुक से है, तो जो बुक आप लोग पढ़े हैं तो उसमें आप लोग क्या उनके बारे में परिचय है उसी को तो बस लिख देना है। ठीक है, तो लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए उत्तर होगा, लहना सिंह एक सच्चे देशभक्त तथा वीर सिपाही थे। ये आप लोगों को पता भी होगा, अगर जो हिंदी का बुक को अच्छी तरीके से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे पढ़िए ना, यहाँ पे तो आपको बिल्कुल फ्री में हम सब कुछ बताइए रहे हैं। तो लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। तो लहना सिंह एक सच्चे देशभक्त तथा वीर सिपाही थे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सच्चे भक्त और वीर सिपाही कौन थे। ऑप्शन में दे देगा लहना सिंह और 3 को दे देगा कोई कुछ और ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा, लहना सिंह एक सच्चे देशभक्त तथा वीर सिपाही थे। वह बहुत बहादुर और निडर व्यक्ति थे। निडर मतलब जो किसी से ना डरे, समझ रहे हैं ना, जो किसी से ना डरे उसी को निडर बोलते हैं। ठीक है, और बहादुर भी थे। ठीक है, सूबेदारनी ने अपनी पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह को कहा
और लहरा सिंह ने इस वचन को पूरी तरह से निभाया और अपना प्राण दे दिए। देखिए प्यारा साथियों, लहरा सिंह जो थे ना वो एक सच्चे देशभक्त और वीर सिपाही थे। वो बहुत बहादुर और निडर व्यक्ति थे और सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लहरा सिंह को खाली कह दी ना, तो लहरा सिंह ने इस वचन को पूरी तरह से निभाया और अपना प्राण जो है वो दे दिया। ठीक है प्यारा साथियों, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बस हमारे बतवा को सुन लीजिएगा ना, हम क्वेश्चनों को पढ़ देंगे और ऐसा बता देंगे, आप सुन लीजिएगा, खाली आपका फोकस यहाँ पे क्लास पे होगा ना, तो ये एकदम गारंटी दे रहे हैं ना कि एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा देंगे, एकदम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए हैं? ये 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो आइए देखते हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम हो उस देश के कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को आज़ादी की लड़ाई में अलग रखें, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। क्यों नहीं, फिर एक बार पढ़ते हैं, सुनिएगा। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम हो उस देश के कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को आज़ादी की लड़ाई में अलग रखते हैं, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में हो। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिएगा। कहता है क्वेश्चन हमारा कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन में अमेरिका प्रवास का परिचय दे, इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। तो आइए, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे। ठीक है, वह साइंस के छात्र थे। वह कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापति से वह आईसीसी की परीक्षा पास किए। याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि बिहार विद्यापीठ से कौन आईसीसी की परीक्षा पास किए थे, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, वे स्वामी सत्यदेव जी के भाषण एक बात सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, और फिर वे अमेरिका चले गए। वहाँ वे कारखानों में काम किए थे। ठीक है, जहाँ जानवर मारे जाते हैं, उन कारखानों में उन्हें काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो ज़रूर कमा लेते जिनमें कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए काम आते थे, तथा बाकी हर दिन 1 घंटा होटल में बर्तन धोने का या वेटर का काम करते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चारपाई थी जिस पर हम लोग 2 आदमी सोता था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इनका या जी, चलिए यही था 5 का, यही उत्तर हो जाएगा। 5 का, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय देना है। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित लगती है। तो देखिए कैसे वो जब जानते थे कि अमेरिका में रह के जो है मतलब हम लोग रह के पढ़ाई अपना कर सकते हैं और ठीक है काम भी वहाँ पे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया था देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है। कौन स्ट्रगल किया है जी? हाँ, तो जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने बर्तन धोया है, कुछ समय निकाल कर वेटर का भी काम किया है ताकि जो है उनको खाना मिल जाए। ठीक है, और जो है उन्होंने कारखाना में भी काम किया है, बहुत सारा उन्होंने काम किया है, कुछ खर्चा निकाला है अपने लिए और अपने पढ़ाई के लिए और अपने मतलब ज़रूरतमंद जो भी है अपना खर्चा निकाला है अपना, कैसे कैसे करके काफ़ी ज़्यादा जो है पहले मेहनत किए हैं, उसके बाद से जो है देख सकते हैं क्या अपना पढ़ाई को कंप्लीट किए हैं। और आजकल एक मिनट ज़रा ध्यान से हमारे बातों को सुनिएगा। अभी के ज़माने में बता देना तो सबके पास जो है अच्छे खासे जो है क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए सब कुछ दिया जा रहा है। जो आपके माता पिता हैं वो आप लोग को
मतलब अच्छे देखने के लिए मतलब कपड़ा भी दे रहे हैं और अच्छी तरह से सारी ख्वाहिशें जो है आपकी पूरी कर रहे हैं, छोटी से छोटी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, फिर भी आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके माता पिता कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पिताजी, और जो है स्ट्रगल करके एक एक रुपया आपको इकट्ठा कर रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिया जाएगा, जो है इसे पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आप लोग जो है अपने माता पिता का, कई बच्चे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। देखिए अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो देख लीजिए काम कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं हम कि जो है आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। देख सकते हैं उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने जो है अपना पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके अपना अमेरिका जाके वहाँ पे कारखाना में काम किए हैं, बर्तन धोए हैं, ताकि जो है हमें कुछ पैसे मिल जाए जो अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सके और अपना खर्चा निकाल सके, फिर अपना पढ़ाई किया है। और अभी सब कोई आपके माता पिता जो है कहीं ना कहीं से पैसे आप लोग को इंतजाम करके आपके पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। तो अब बताइए आप और क्या हो सकता है, पढ़ाई का पैसा मिल रहा है, पूरा फीस कॉलेज का जो भी है, कोचिंग का जो भी है आपको मिल ही रहा है, सब मिल ही जा रहा है, खाली आपको क्या करना है, पढ़ना है। और जयप्रकाश नारायण जी क्या किए हैं, अपने से कमा के पढ़े हैं, समझिए अपना खर्चा निकाल कर बर्तन धो धा के पढ़े हैं, समझ सकते हैं ना। तो आप लोग इस बात को जो है समझ सकते हैं क्या हमने बताया, ठीक है। तो चलिए अब आइए कंटिन्यू करते हैं। आप लोग होशियार हिले हैं, बड़े हो गए हैं। चलिए जी आइए देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है 6 नंबर कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। 2022 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका, जो क्वेश्चन पूछा रहता है वो यही क्वेश्चन आपका रिपीट करता है बार बार परीक्षा में आपके। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना हम आपको बता रहे हैं जो भी क्लास में, एकदम घोर के एकदम पी जाइए एकदम प्यारा साथियों, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे आपका फोकस पूरे क्लास पे होगा ना, तो सब क्वेश्चन एकदम आपके दिमाग में जो है छप जाएगा, छप क्या बोलते हैं, छप जाएगा, ठीक है। हाँ लीजिए छठा छापिए, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ चुनाव है। ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जड़ है वो चुनाव है। हाँ, जब जेपी की बात से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए हम यह सुझाव देंगे कि चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए भी जो भी पैसे खर्च होते हैं उसे कम किया जाए तथा गरीब से गरीब व्यक्ति को चुनाव में आने का मौका दिया जाए। आजकल जो रंगदार हो चुके हैं, बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, जिनके पास पैसा है वही तो आ रहे हैं ना, वही आ रहा है चुनाव में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे इनका जो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो देखिए वहीं यहाँ पे कहा गया है कि देखिए तथा गरीब से गरीब व्यक्ति को चुनाव में आने का मौका दिया जाए, जो गरीब है उन्हें भी चुनाव में आने का मौका दिया जाए, ना कि बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो चलिए यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि विलिंगडन नर्सिंग होम में किनका जो है क्या निधन हुआ था। तो दिनकर जी का, किनका जी, दिनकर जी का, याद रखिएगा, ठीक है। तो दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। दिनकर जी का निधन वेलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था और इनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। याद रखिएगा कि किस कारण उनका निधन हो गया, तो दिल का दौरा पड़ने के कारण। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछता ही है, तो इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो है इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, याद रखिएगा। चलिए बापू, अगला क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेखन जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जब वह नौजवान थे ना तो बापू की बात को सुनते थे और अगर बापू की कोई बात जेपी के विचारों से नहीं मिलते थे, अर्थात जेपी को वह बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वह सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू यह बात हमें नहीं मानते, बापू यह बात हम नहीं मानते। बापू में इतने महानता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बड़ा भाई कहता था, वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का भी बड़ा स्नेह था मुझ पर, मैं उनकी भी आलोचना करता था, लेकिन उनमें भी बड़प्पन था कि वह कभी बुरा नहीं माने, ठीक है। तो एक कहानी जैसे ही बना लेना है, जो भी कह रहा है क्वेश्चन उसका उत्तर कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया, तो जो भी किया था तो इसका यही उत्तर सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में
का ऐसा संबंध है? तो देखिएगा जी प्यारा साथियों कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो याद रखिएगा, उत्तर लिखिएगा। जेपी जी का कहना है दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए, ये आपका 10 नंबर अब क्वेश्चन आ जाता है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के सतीमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं है। ये एक और ले लेते हैं 10 के जगह पर 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका। 10 नंबर जो था वो काफ़ी थोड़ा जो क्या बोलते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं था वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 11 देखिएगा, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? तो उत्तर लिखिएगा, अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी क्योंकि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कलित रूप है, जिसका आधा शरीर सॉरी परस लिखा है लेकिन यहाँ पे पुरुष हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है और लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि नर और नारी एक समान है, और क्योंकि पाषाण युग में स्त्री और पुरुष दोनों का कर्म क्षेत्र एक ही था, लेकिन आज इसकी यह कथा है कि पुरुष और स्त्री के कर्म श्रेष्ठ बांध दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए ये आप लोग 11 नंबर की जगह पे 10 कर लीजिएगा, तो जो है ये भी इसको बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने आप लोग को इसमें 10 को हिंदी का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग, आपका काम बनता है शेयर करना प्यारा साथियों, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्त साथी में, ताकि सभी लोग इसे देखकर जो है याद कर ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, और ऐसे ही आप लोग को और भी जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग को जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चाहिए इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन, तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, और जो है आपका कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं प्यारा साथियों, कोशिश कीजिएगा सबका आंसर जो है जवाब देने का। ठीक है, और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सभी छात्र ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ जो है हम डाल देते हैं। ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो सभी लोग, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, सभी छात्र छात्राएं बिना देखे कुछ समझे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए प्यारे साथियों। जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े हुए हैं, वैसे ही आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, वहाँ से भी समझिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है, यानी वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे सभी छात्र, और लाइक नहीं किए आप लोग लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।